हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों से न्यूज़पेपर मुझ तक नहीं पहुंच पाने के कारण हम लोग करंट क्लास नहीं कर पा रहे थे। आज न्यूज़पेपर आ गई है तीनों एक साथ। तो फ्रेंड्स, आज तीनों न्यूज़पेपर की एक साथ ही बातें करते हैं हम लोग। आइए शुरुआत करते हैं 21 फरवरी 2024 के न्यूज़पेपर से। देखते हैं कि इस डेट के द हिंदू में यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एडिटोरियल पेज पर ये न्यूज़ छपी थी फ्रेंड्स। ये आर्टिकल है, इसमें पंचायत्स के बारे में दी गई है। अगर आप अपना जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको लोकल सेल्फ गवर्नेंस मिलेगा। ये उसी का पार्ट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर यूपीएससी करीब हर साल ही या एक साल छोड़ के एक साल वो मेंस में क्वेश्चन पूछता रहता है और प्रीलिम्स में भी इस पर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये पूरा ही आर्टिकल आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेटाज भी मिलेंगे आपको, प्लस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो इसमें मैं कुछ खास पॉइंट्स हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा ही आर्टिकल आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर फ्रेंड्स, पेज नंबर 8 पर ये आर्टिकल छपी है, वाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेन। तो जो अभी दिल्ली में फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप जानते हैं कुछ टाइम पहले भी हुई थी, फिर से वो कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। वैसे मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि एमएसपी को लेकर वो एक कानून बनवाना चाहते हैं। देखिए, अगर इससे कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो उस पे एमएसपी पर क्वेश्चन बन सकता है। इस पर कभी नहीं पूछेंगे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसी बातें एमएसपी पर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, उसके फैक्ट्स के ऊपर। और मेंस में जो एंगल इमर्ज हो रहा है कि ये लोग कानून बनवाना चाहते हैं एमएसपी पर, तो हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है कि एमएसपी पर अगर कानून बन जाता है तो उसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, या क्या होना चाहिए, क्या, या फिर ये बन सकता है कि क्या एमएसपी कानून बनाना सही होगा, उस पर आपकी राय जानी जा सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर क्या होना चाहिए, ऐसी कुछ बातें। तो ये एंगल बन रहा है मेंस के लिए। तो एमएसपी पर अगर कानून बनता है तो उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ये इसी तरह के आर्टिकल्स में आपको कुछ कंटेंट्स मिलेंगे, तो आपको वो नोट कर लेना चाहिए अपने लिए फ्रेंड्स। तो एमएस खासकर जो एमएसपी का टॉपिक है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एज सच ये आर्टिकल्स उतने इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं होंगे। हाँ, एमएसपी का टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो एमएसपी आप तैयार कर लेंगे। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने एमएसपी पर बातें करी वो जीएस पेपर 3 में जो आपका इकोनॉमी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्लियरली एमएसपी की मेंशन भी की हुई है, और प्रीलिम्स में भी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो न्यूज़ आइटम छपी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गजब का जजमेंट दिया है वोमेन के ऊपर। शानदार जजमेंट आप कहिए, मैं यूँ कहूँगा कि क्वालिटी जजमेंट एकदम, यूँ कहिए कि सुप्रीम कोर्ट दिल में छपने वाला जजमेंट इन्होंने दिया है वोमेन के लिए।
सोसाइटी अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे सोसाइटी का जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 1 में भी, तो उसमें वुमेन रिलेटेड इशू के बारे में दी हुई है, वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। तो वुमेन पर क्वेश्चंस जो है मेंस में आते रहते हैं, प्लस ऐसे में भी क्वेश्चन जो है वुमेन पर एक न एक ऐसे लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। तो मेंस के आंसर राइटिंग में प्लस ऐसे के आंसर राइटिंग, ऐसे के राइटिंग में भी ये आपकी मदद करेगा फैक्ट। पहले तो मैं आपको पूरा दिखा दूं और उसके बाद हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी ओर ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया है? टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द वुमन हैज गॉट मैरिड इज अ कोर्स केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी। होता क्या रहा है, कई जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि लड़की की अगर शादी हो गई तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भैया ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, कि लेडी की शादी हो गई तो आप उसको ये क्या कहते हैं नौकरी पे नहीं रखेंगे? मर्दों के साथ भी ऐसा क्यों नहीं करते? उनके साथ भी कीजिए भैया, उनकी भी शादी हो गई है, इतना बड़ा भेदभाव क्यों? तो ये जो है कुछ अलग ही सोच, कौन सा पता नहीं पुराना घटिया सोच बना रखा है लोगों ने, इस तरह की बातें करते हैं। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाता है इसलिए क्योंकि उनकी शादी हो गई है, ये जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को दिखाता है। Laws and regulations based on gender-based bias are constitutionally impermissible। कि ऐसे कानून और रेगुलेशंस जो कि जेंडर के बेसिस पर बायस करते हैं, पक्षपात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको परमिशन नहीं दी जा सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये जो है आपको नोट कर लेना चाहिए। ये तो मुझे लगता है एवरग्रीन फैक्ट है आपके लिए, कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, दिल जीत लिया। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। पेज नंबर 1 पे फ्रेंड्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल एज सच आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर हमने बात की थी। आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पे स्पीकर ने क्या की, कुछ छेड़खानी कर दी वोटों के साथ में और गलत तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट को जितवा दिया और आप और कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया वोट में अदला बदली करके। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणियां की कि ये कैसी बात है, ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। उन्होंने उसको रोक दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ उस इलेक्शन को रद्द कर दिया, जब बल्कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऐसे रद्द करती है, उसका जनरल जो काम है वो अगर कोई गलत कानून बन गया है तो उसको रद्द करती है, लेकिन यहाँ सिर्फ रद्द ही नहीं किया बल्कि जिसको हराया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मेयर घोषित कर दिया, जितवा दिया। क्या काम किया है गजब सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को भी अब लगने लगा है कि सरकार तो अपने तरफ से उस तरीके से कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनको तो अपना पॉलिटिकल उल्लू सबको सीधा करना है। तो ये फैक्ट्स आपके लिए जो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है आर्टिकल 142 कि ये क्या है। इस पावर के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट तब करती है जब उसको क्या कहते हैं, अगर कुछ गलत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करनी है तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है। और ये एक ऐसा पावर है जिसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में, इसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो सकती। किसी के पास पावर नहीं है कि इसको चुनौती दे सके। ये पावर है आर्टिकल 142 की। इस पर क्वेश्चंस पूछा गया है पहले भी, आप इसे तैयार कर लेंगे, देख लेंगे, बस एक बार गूगल कीजिएगा पता चल जाएगा क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करनी होती है, अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो वो इस पावर का इस्तेमाल करती है। फ्रेंड्स 21 फरवरी की बात करें तो उसके द हिंदू में ये ही न्यूज़ आइटम यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब चलिए फ्रेंड्स
22 फरवरी वाले न्यूज़ पर चलते हैं, द हिंदू पर चलते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स फरवरी 2022 के द हिंदू पे। देखते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेट के द हिंदू में कौन सी न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इंडियाज़ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स राइज फ्रॉम 1% टू 2.5% इन अ डेकेड। टेक्नोलॉजी में कहा जाता है कि भारत अभी भी पीछे रहा है। वो ज़्यादातर जो भारत का एक्सपोर्ट्स होता है वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होता है। टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट उतना होता नहीं है, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इंडिया इंपोर्ट करती है, ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन इसमें दिया गया है कि इंडिया जो स्मार्टफोन बनाती है उसका एक्सपोर्ट जो है वो 1% से बढ़ के 2.5% हो गया है एक दशक में, एक डेकेड में। ये पूरा आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस यही एक फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप नोट कर लें। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीएस पेपर 3 का आप देखेंगे सिलेबस इकोनॉमिक का, तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले टॉपिक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ कैसे हो रही है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 10 पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, ऑन फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अमंग स्टेट्स। सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स कलेक्शन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो किस तरह से स्टेट को अपना हिस्सा देती है, कैसे पैसा आपस में बढ़ता है, उससे रिलेटेड ये बातें हैं। देखिए अगर आप अपनी जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे पॉलिटी का, तो उसमें फेडरलिज्म है, इशूज़ रिलेटिंग टू फेडरलिज्म, ये आपके सिलेबस में है। इधर कुछ टाइम से फिस्कल फेडरलिज्म एक एंगल बन रहा है कि फाइनेंसेस को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं। कुछ स्टेट्स का कहना है कि सेंटर हमें ठीक से पैसे नहीं देती, खुद ही ज़्यादा पैसे रख लेती है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो फेडरलिज्म पे कई कई एंगल पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, लगभग हर ही साल फेडरलिज्म पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है इस बार फाइनेंशियल फेडरलिज्म या फिस्कल फेडरलिज्म मैं कहूँ उस पर क्वेश्चन आए। ये पूरा ही आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक बातें, इसीलिए मैं कुछ खास टिक नहीं कर रहा हूँ, आपको ये पूरा पढ़ना चाहिए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मिलते हैं उसे आप नोट कर लें। तो फ्रेंड ये अपने आप में फिस्कल फेडरलिज्म का कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कर देगा। ये टॉपिक फिस्कल फेडरलिज्म आपका इससे तैयार हो सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ ये। देखिए इश्यूज भी दी गई है कि क्या दोनों के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में इशू चल रहा है इसको लेकर। और उस पे भी कुछ कंटेंट्स हैं कि क्या होना चाहिए, इस तरीके के सजेशंस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो जो भी आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगता है आप उसे लिख लेंगे और अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। 22 फरवरी में यही दो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। अब चलिए नेक्स्ट द हिंदू पे चलते हैं, जो कि हमारा आज का द हिंदू है 23 फरवरी का। आइए फ्रेंड्स अब उस पर बातें करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 23 फरवरी के द हिंदू में कौन कौन से न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओपिनियन पेज नंबर 7 पे एक ये आर्टिकल छपी है फ्रेंड्स कि शुड इंडिया हैव रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है हमारी, तो इस पर बात होती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट के और भी ब्रांचेज होनी चाहिए इंडिया में, ताकि सबको दिल्ली उतना दूर ना पहुंचना पड़े। कुछ रीजनल लेवल पे होंगे तो लोग आसानी से वहाँ पहुँच पाएंगे। तो इस पर हो सकता है एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए कि क्या ऐसा होना चाहिए। ऐसे मुझे नहीं लगता कि इस एंगल को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है नॉलेज के लिए इसके बारे में आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड्स बिजनेस पेज पे इकोनॉमी का टॉपिक समझें आप, उसमें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें रियल इंटरेस्ट रेट की बात की गई है, तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मालूम होना चाहिए कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या है। इसी का ऑपोजिट होता है या इससे रिलेटेड एक है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में हो सकता है क्वेश्चन पूछे, ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है यूपीएससी। आपको पता होना चाहिए कि रियल इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है। मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है जब इन्फ्लेशन होती है, तो इन्फ्लेशन में आप जानते हैं कि कीमतें बढ़ जाती है। जो चीज़ मान लीजिए आपको अभी 100 रुपये की मिल रही है, इन्फ्लेशन हो गया तो यही चीज़ 110 रुपये की होगी। तो नॉर्मल डे में जो सामान आप 100 में खरीद सकते थे, अब उसी के लिए आपको 110 रुपये देने पड़ रहे हैं। सामान उतना ही मिल रहा है लेकिन देने ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि मान लीजिए बैंक जो है वो लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या हुआ? अगर उसमें से इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है उसको अगर निकाल दिया जाए तो हम मानेंगे कि वो रियल है, और अगर इन्फ्लेशन को उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर वो हो जाता है नॉमिनल। जैसे कि मान लीजिए बैंक ने आपको 100 रुपये दिए लोन के रूप में, उस पर कहा कि हम 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो बैंक को मिलने चाहिए 110 रुपये। तो आप मान लीजिए 100 रुपये में जब उसने आपको इंटरेस्ट दिया, 100 रुपये में आप जो सामान खरीद सकते थे, ठीक है, उस समय जब आपने उससे 100 रुपये लिया, उसने आपको लोन दिया, तो आप 100 रुपये में सामान जितना खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया 10% का, एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन हो गया, आपको उसको लौटाना था 110, ठीक है। पता चला कि 10% का इन्फ्लेशन चढ़ गया, आपने इसको 10% के साथ में 110 लौटा दिया बैंक को, लेकिन बैंक को कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं क्योंकि ऑलरेडी 10% इन्फ्लेशन हो चुका है। तो अब जो आप 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब बैंक उसको 110 में भी उतना ही सामान खरीद पाएगा, मतलब कि बैंक को नुकसान हो गया। तो इस चीज़ को जांचा जाता है। या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे उधार लेती है, उसने 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया, ठीक है, आपने इसमें 100 रुपये अपने लगाए, उस पर कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 10% देंगे इंटरेस्ट इस पे। पता चला इन्फ्लेशन हो गया, तो भले ही आप उसको सरकार आपको 10% एक्स्ट्रा दे रही है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। जो सरकार पहले 100 रुपये में ख़रीदती थी, अब उसी का दाम 110 हो गया, 120 हो गया, 125 जो भी हो गया हो, तो आपको नुकसान हो गया इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन्फ्लेशन को जब हटा दिया जाता है तो हम पहुंचते हैं रियल इंटरेस्ट रेट पर, और अगर इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूडेड रहता है तो वो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स, अगर आज के द हिंदू की बात करें तो यही दो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, हम तीनों के द हिंदू पर बात कर चुके हैं। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। मुझे कुछ अर्जेंट वजह से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ रहा है फ्रेंड्स। वापस भरसक मैं ट्यूसडे को लौटूंगा, तो 3 दिन तक फ्रेंड्स हम द हिंदू पर बात नहीं कर पाएंगे, आने के बाद ही बात कर पाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स, और धाकड़ तरीके से आप आगे बढ़ते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आप अपने लेवल पे द हिंदू पढ़ने की कोशिश करते रहें फ्रेंड्स, फिर आके हम बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।